अब ना देखो, कोई टैक्सेबल नहीं है, ये आ गया आपका टैक्स का फॉर्मेट, कोई टैक्स नहीं है, नील है, जीरो, ये भी जीरो, रिफंडेबल जीरो, तो कुछ भी टैक्स का इसमें। इसका मतलब ये है, ये इनकी टोटल इनकम है भाई, एक साल की। ठीक, 56 डेबिट हुए हैं इतने, इतना का डेबिट हो गया, इतने का हो गया क्रेडिट। 80 की बने, या फिर 588 की बने, या फिर 490 की बने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईटीआर के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो आपने देखी, ठीक है, उसमें काफी सारे लोगों के कमेंट्स भी आए, भाई पूछ भी रहे थे और बोल भी रहे थे कि भाई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में बताया है कि भाई कैसे हमको, यानी कि आपको वीजा लेने के लिए स्टेटमेंट मेंटेन करनी चाहिए। ये मैंने बताया अच्छे से और आप लोगों ने पसंद भी करी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो उसमें आपको पता चला कि आपको स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है। अब दूसरा जो बड़ा डॉक्यूमेंट है वो है आपकी आईटीआर। ये देखो, ये आईटीआर भाई हमने काफी वीजे लिए हुए हैं। इस आईटीआर पे अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है, कि आईटीआर आपको कैसे फाइल करनी है। ये है 2026 की, 25-26 जिसको बोलते हैं, लेटेस्ट आईटीआर। और ये एक स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये बैंक स्टेटमेंट है। तो ये दोनों की दोनों चीजें आपको कैसे मेंटेन करनी है, या फिर कैसे आपकी स्टेटमेंट आपकी आईटीआर से मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं होगी तो वीजा हो जाएगा आपका रिफ्यूज, अगर मैचिंग हो जाती है तो वीजा हो जाएगा आपका अप्रूव। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चलेगा। बहुत सारे बंदे मेरे से पूछते हैं पर्सनली कि सर कैसे करें, क्या करें, हमारे तो रिफ्यूजल पे रिफ्यूजल आ रहे हैं, किस तरीके से मेंटेन करनी है। ठीक है, तो अब मैं वही एक प्रॉपर सीरीज चला रहा हूं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक चीज आपको खोल के बता दूंगा, बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आपको ये मेंटेन करना है। ठीक है, उसके लिए भाई आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ताकि वीडियोस जो है रैंक में आए, लोगों को पता चले इन्फॉर्मेशन कैसे मेंटेन करनी है। अब कोई आपको भाई मिसगाइड करे, कुछ करे, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप दूसरे एजेंटों के फिर दूसरे लोगों के चक्करों में ना फंसो, उसमें आपका ही फायदा है। अगर आपकी आईटीआर आपके बैंक अकाउंट से, बैंक बैलेंस से, बैंक ट्रांजैक्शन से मैच करेगी, आपके वीजा मिलने के चांस ज्यादा है। अगर नहीं करेगी, उठा के मुंह उठा के डाल दिया जी, इतने की डाल दो, हमारी तो 6 की डाल दो, 7 की डाल दो, टैक्स नहीं भरना, 7 की डाल दो, ट्रांजेक्शन अकाउंट में है नहीं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी आपको मैं डीपली इसी टॉपिक पे ये पूरी की पूरी वीडियो होगी और एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे, क्या है इसका हिसाब किताब, और कैसे आपकी आईटीआर स्टेटमेंट से मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूं भाई थोड़ा डिटेल में। अब उसमें डिटेल में जाके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसी आपकी आईटीआर होनी चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना भाई अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको वीजा लेना है, फिर वीजा के लिए इन फ्यूचर अप्लाई करना है, या फिर अभी नहीं कर रहे, फ्रेशर हैं, तो आईटीआर कैसे डालनी है। ठीक है, चलिए। तो भाई ये एक आईटीआर है, ये आईटीआर पे हमने वीज़ा ले रखे हैं। इस आईटीआर पे काफ़ी सारे वीज़ा अप्रूव हुए हैं, डिटेल्स मैंने हाइड कर रखी है और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट चीज़, कि आपको आईटीआर आपको फाइल करनी है या फिर आपने कर रखी है, वो कैसी होनी चाहिए वीज़ा लेने के लिए। बेसिकली ना मैं कोई सीए हूँ भाई सर्टिफाइड, ना मेरा कोई इस चीज़ से लेना देना है। मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि वीज़ा मिलने में कौन सी चीज़ हेल्प करती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और वो सिर्फ सीए की बातों में आके अपना डलवा लेते हैं। कुछ भी, कोई कुछ भी बोल देता है कि आईटीआर कैसे डालनी है, तो आपको पता ही नहीं है। तो मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको आईटीआर डालनी है, और इस पे हमारे काफ़ी वीज़े आए हैं। ठीक है, तो ये भी अपनी लेटेस्ट आईटीआर है भाई, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये 25-26 की आईटीआर है। ओके, और भाई ये डेट ऑफ फाइलिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो, जून में इन्होंने फाइल कर दी। जून में जिन्होंने फाइल करी है उनका यहाँ पे जो नॉर्मल होता है ना, तो उसमें आपका टैक्स जाता है 1000 रुपये।
इनका 1,000 रुपये कोई टैक्स नहीं गया क्योंकि इन्होंने टाइमली फिल कर दिया। तो अगर टाइमली आप लोग भी फिल करोगे तो आप लोगों को भी कोई टैक्स नहीं देना। सिर्फ और सिर्फ जो फाइलिंग होती है, जो सीए करता है, वो चार्ज आपको देने होते हैं सीए को, बाकी कोई भी चार्ज इसका नहीं होता। अब बात करते हैं भाई इस पे, ये जो इनकी ये आईटीआर है, हमारे कई वीज़ा अप्रूव हैं, बड़े बड़े वीज़ा है, यूके है, अपना साउथ कोरिया है, जापान है, चाइना है, बड़ी बड़ी कंट्रियों के वीज़ा इनके ऑलरेडी हैं। अब ना देखो, कोई टैक्सेबल नहीं है, ये आ गया आपका टैक्स का फॉर्मेट, कोई टैक्स नहीं है, नील है, जीरो, ये भी जीरो, रिफंडेबल जीरो। तो कुछ भी टैक्स का इसमें कोई भी आइटम या फिर कोई भी टैक्स इन्होंने नहीं पे करा। 25-26 की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट है भाई, ठीक है। तो अब आप लोग समझो, इन्होंने कोई टैक्स जब पे नहीं करा तो इनको वीज़े कैसे मिल रहे हैं भाई, कैसे वीज़े मिल रहे हैं, बताता हूँ मैं आपको बात। ये इनका एक अमाउंट होता है, यानी कि टोटल इनकम हम जिसको बोलते हैं कि ये इनकी इनकम हो गई टोटल साल की। कौन से साल की? 25-26 की। तो 25-26 की इनकी इनकम हो गई 6,88,710 रुपये। अब इसका मतलब ये है, ये इनकी टोटल इनकम है भाई एक साल की, ठीक है। इतना इनके सेविंग्स में इन आउट हुआ है और ये इनका टोटल हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ लेट्स सपोज पिछले साल अगर उनके अकाउंट में, लेट्स सपोज मान के चलते हैं कि 3 लाख अगर था उनके अकाउंट में, ठीक है, ये हो गया 3 लाख इनके अकाउंट में था। तो अब इसमें से इनकी टोटल इनकम ये हुई है, और जो इनका खर्चा वर्चा जो भी बचा के मिला के बचा होगा, तो अमाउंट 3 से 4 हो गया होगा, 4.5 हो गया होगा, 5 हो गया होगा, ठीक है। इतना इनका हो गया होगा, ये सेव करके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि भाई मुझे मेरे अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरे अकाउंट में कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती नहीं है, या फिर मेरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक है। तो मैं दोनों एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूं इस वीडियो में कि कैसे मेरे को आईटीआर फाइल करनी है। तो इनका मैं आपको नॉन बता रहा हूँ कि वो ज़्यादा इतना इनका इनकम था, टैक्स गया नहीं इनका, तो फाइनली 0-0 पे हुआ है। लेकिन इस पे भी हमारे वीज़ा काफ़ी निकले हैं, वीज़ा अप्रूव हुए हैं इस पे, ठीक है। अब तो अगर भाई आईटीआर फाइल मेरे को कैसे करनी है, लेट्स सपोज ये एक अकाउंट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें आप देखो इसमें क्या ट्रांजैक्शन है, ये 25 की है, तीसरे महीने की है खैर, लेकिन आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। अब भाई तीसरे महीने में, ठीक है, इनकी ट्रांजैक्शन देखो आप, 100 है, ये आ गया 20,000 आ गया, 40, इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन कर रखी है इन्होंने। लेकिन टोटल देखो आप एक बार, 97 का, ठीक है, क्रेडिट काउंट 56, डेबिट हुए हैं इतने, इतना का डेबिट हो गया, इतने का हो गया क्रेडिट। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 89,292, ये इनका क्लोजिंग बैलेंस है। तो भाई इस क्लोजिंग बैलेंस पे या फिर इस ट्रांजैक्शन के फॉर्मेट में आपको क्या लगता है कि ये आईटीआर जानी चाहिए? ये आईटीआर भाई नहीं जानी चाहिए, नहीं, ये आईटीआर इस ट्रांजैक्शन पे या फिर इस क्लोजिंग बैलेंस पे नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जब आप बिजनेस करते हो, मैं सिर्फ सेविंग की ही बात कर रहा हूँ, ना कि मैं करंट की। लेट्स सपोज ये जैसे मान के चलते हैं कि ये सेविंग्स अकाउंट है। अब इसमें आपका मान लेते हैं कि भाई आपके कोई किराने की दुकान है, नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ, ग्रोसरी स्टोर, आपका ग्रोसरी स्टोर किराने की दुकान, एक ही बात है। अब ये चीज़ आपकी है, अब आपने 20,000 की ट्रांजेक्शन कर दी, फिर आपने 43,000 की कर दी, तो क्या पूरे महीने में यही अमाउंट आपके अकाउंट में आया? वो ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई, या फिर और कोई बिजनेस ही नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि अगर किराने की दुकान है तो डेली काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन होंगी, काफ़ी सारा अमाउंट अकाउंट में आएगा, और काफ़ी सारा अमाउंट आपको देना भी पड़ेगा, क्योंकि वो डेली इन आउट होता रहता है उसमें, राइट। तो वो चीज़ समझने के लिए एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि इन आउट डेली होगा। अगर आपका किराने की शॉप है, या फिर कोई बाइक सर्विस सेंटर है, या कोई आपका बुटीक है, डेली नहीं होगा, 2 दिन में होगी ट्रांजेक्शन, 3 दिन में होंगी, वीकली होंगी, कुछ ना कुछ तो होगा। अब अगर ट्रांजेक्शन ही नहीं होंगी, और आपने क्या करोगे, उठा के सीए को बोलोगे कि भाई मेरी आईटीआर डाल दे, वो उठा के आपको डाल देगा, जी हम ना आपकी आईटीआर डाल देते हैं
688 की। बोले 688 क्यों डाल लोगे, वो आप पूछोगे तो वो बोलेगा कि इसमें टैक्स नहीं जाएगा जी आपका, सिर्फ हम ये डाल देते हैं। वो सीए ये बोलते हैं, मोस्टली सीए सब यही बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसे आपने नहीं करना। अगर स्टेटमेंट ये है तो आईटीआर ये नहीं डलेगी। आप सीए को सिंपली बोलो कि भाई आप मेरी स्टेटमेंट चेक करो, जो मेरा इन आउट है उसके हिसाब से आप मेरी आईटीआर फिल करो। आपकी आईटीआर फिल होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, इसमें देखो आप ट्रांजैक्शन, बैक टू बैक ट्रांजैक्शन है, काफ़ी ठीक ठाक ट्रांजैक्शन है। ये देखो, ये आप देखो यूपीआई रखी है, मोस्टली आजकल यूपीआई करते हैं भाई, ठीक है। ट्रांजैक्शन भी प्रॉपर सेंस में है बिल्कुल, क्योंकि इतना होना भी चाहिए, होता भी है। क्रेडिट भी है इनके, डेबिट भी हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो रही हैं और बैलेंस भी प्रॉपर चल रहा है, आप देखो, ठीक है। एक बार ये बैलेंस चेक करो, अब ये बैलेंस चेक करो, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है भाई, मतलब इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग है। अगर अगर मान लो कि सफिशिएंट ट्रांजेक्शन अच्छी होती हैं और आपका उस हिसाब से आपका अगर ट्रांजेक्शन ठीक है, बैंक बैलेंस भी ठीक है, तो आपकी आईटीआर इस तरीके की पर होगी और ये बिल्कुल सही है। इस मामले में सही है, लेकिन इस मामले में ये सही नहीं है। तो ये है भाई प्रॉपर तरीका जो है। अगर आप आईटीआर डालते हो तो उसमें आपको क्या करना है कि सर हमारी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट चेक कर लो। सी आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करेगा, उसको आइडिया लगेगा कि भाई, क्योंकि मोस्टली भाई 90% मैं बता रहा हूँ, 90% बात है ये, कोई भी सीए आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करता ही नहीं है। वो ऐसे उठा के नॉर्मली उठा के डाल देता है कि ये लो जी, और उसमें फिर वो आपकी वीज़ा हो जाती हैं रिफ्यूज़, समझे। तो ऐसे नहीं करना है भाई, ना ऐसे करना है कि भाई मेरी तो ना सीधा भाई बहुत सारे बड़े एजेंट आप लोगों को बोलेंगे कि भाई आप ना टैक्स भर दो, आपका वीज़ा लग जाएगा। बिल्कुल गलत है, ये मैं आपको चीज़ आगे समझाऊंगा, ठीक है। टैक्स भरने से कभी भी वीज़ा नहीं मिलता भाई, ठीक है। वो चांसेस अच्छे होते हैं, वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही मिलेगा ही नहीं, प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है। लेकिन सडनली आपको कोई बोलता है कि भाई आप तो टैक्स भर दो, ऐसा नहीं होता भाई। ऐसे खाली टैक्स भरने से वीज़ा नहीं मिलेगा, ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब अगर आपको आईटीआर फिल करनी है तो सीए को आप बोलो कि भाई आप मेरी बैंक स्टेटमेंट चेक करो, फिर मेरी आईटीआर डालो। अब उसके अकॉर्डिंग ये 688 की बने, या फिर 588 की बने, या फिर 490 की बने, या फिर 480 की बने, या फिर 4 साढ़े 4 लाख की बने, कोई मैटर नहीं करता भाई। सिर्फ और सिर्फ ये चीज मैटर नहीं करती, मैटर करती है कि टाइमली, यानी कि टाइमली, जैसे इनका ग्रेस पीरियड होता है, उसके अंदर आपने अपनी आईटीआर डाली है, टाइमली आपने बिल पे किया है, अपनी आईटीआर फाइल करी है, और उसके अकॉर्डिंग आपने बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से आप अपना अमाउंट डाल रहे हो, टोटल इनकम दिखा रहे हो, फिर आप डाल रहे हो, तो ये एक प्रॉपर आईटीआर मानी जाएगी। ना कि ये कि सडनली आपने 688 की डाल दी और उसमें है कुछ नहीं, अकाउंट खाली पड़ा हुआ है, 89-90,000 आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है और भर रहे हो आप आईटीआर इतने की। नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बंदे यहाँ पे ये भी बोलेंगे सर हमारी तो ट्रांजैक्शन इतनी है लेकिन बैलेंस नहीं है अकाउंट में। तो भाई मैंने इसीलिए मैंने बोला, अगर बैलेंस नहीं भी है तो भी आप एक बार सीए से स्टेटमेंट दिखा के फिर आप अपनी आईटीआर डलवाओ, अदरवाइज आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। सेविंग्स का ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, करंट मैं ले ही नहीं रहा। लेट्स सपोज, फिर मैं समझा देता हूँ कि अगर आपका प्रॉपर इनकम लेट्स सपोज 40,000 रुपये, ठीक है, लेकिन वो आ रही है 100, 200, 500, 1000, 700, 50, 20, 30, 40, 100, ऐसे करके आपकी अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो खर्चे, फिर अब खर्चे भी आप कर रहे हो वही, कहीं पे 1500 कर दिए, कहीं पे 2000 कर दिए। देखो बिजनेस करोगे तो ये इनकम भी होगी और आउट गोइंग भी होगी, तो दोनों चीज़ें चलेंगी साथ में। लेकिन एंड ऑफ द मंथ आपने लेट्स सपोज ये टोटल कर दिया, आपके अकाउंट में आ गए 70,000 रुपये, ठीक है, और खर्च आपने कर दिए 30,000 रुपये, ठीक है। तो 40 तो बच गए ना भाई, 40,000 सेव हो गए।
ये आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे और ये आपके अकाउंट में हर 3-4 महीने इंक्रीज होते चले जाएंगे। कभी ये 40 रहेगा, कभी ये 30 रहेगा, कभी ये 35 रहेगा, कभी ये 45 भी होगा। तो वो चीज़ का मैटर नहीं है, वो एक अच्छी पॉजिटिव इंडिकेटर है, आपको वीज़ा मिलने के अच्छे चांसेस रहेंगे। तो ये था भाई पूरा मामला सारा का सारा आपको ITR के बारे में समझाने का कि ITR आपकी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस ITR को अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होगे भाई कि मैंने क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्या मैंने आपको बताया है। ये ITR अगर आप फिल करते हो तो इस तरीके से आप फिल करो, खाली CA के बोलने पे या फिर किसी एजेंट के बोलने पे ऐसा मत डालो कि इतने की डलवा दो, इतने की डलवा दो। ठीक है, तुक्का कभी भी किसी का भी लग सकता है भाई, मैं तुक्के पे तो बात ही नहीं कर रहा, जो चीज़ नॉर्मली हो रही है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। इसीलिए भाई डिटेल्ड वीडियो है। होपफुली भाई आपको समझ में भी आई होगी कि ये दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आप ITR डालोगे तो CA से आप पहले बात करो, फिर आप अपनी ITR डालो, उसको बोलो कि स्टेटमेंट चेक कर ले भाई। ठीक है, टाइम पे फिल करो, टैक्स नहीं देना है, यानी कि लेट करोगे तो टैक्स जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ एंड में जाते जाता, अगर आपकी 5 अभी के टाइम अगर आप फिल करवा रहे हो, ठीक है, जो 24-25 की अगर आप फिल करवाते हो ITR, अगर आपका अमाउंट अगर 7 लाख या फिर 6,80,000 के आप अब डलवाओगे तो भाई 5,000 आपको तो टैक्स ही पे करना पड़ेगा अभी के टाइम में। ये लेट फी का टैक्स है, ना कि आपका प्रॉपर इनकम का टैक्स है। ये लेट फी का टैक्स है 5,000 रुपीज। अगर आपकी ITR 5 लाख से नीचे है तो फिर जाएगा ये 1,000 रुपीज टैक्स, ये गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, तो भाई प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, होपफुली आपको समझ में आई होंगी चीजें, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मिलेंगे भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी वीडियो को आप शेयर कर दिया करो, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता रहे और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा कंटेंट हम लेके आए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।